गांजा, स्मैक, ब्राउन शुगर, हेरोइन, एमडी, मेफेड्रोन, कोकीन। नाम बदलते गए परंतु अंजाम हमेशा एक ही रहा, बर्बादी। टूटते परिवार, बिखरते सपने, बिकती जवानी और खत्म होती जिंदगी। मित्रों, हम आपको दिखाने जा रहे हैं आंकड़ों की कड़वी सच्चाई, जमीन की असली हकीकत, सरकार की बड़ी कार्रवाई, तस्करों का फैला हुआ नेटवर्क और उन सुलगते हुए सवालों को जिनके जवाब पूरे समाज को मिलकर तलाशने होंगे। मित्रों, आखिर मध्य प्रदेश ही क्यों? अगर भारत का भौगोलिक नक्शा सामने रखें तो मध्य प्रदेश बिल्कुल केंद्र में दिखाई देता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी बनकर उभरी है। 5 बड़े राज्यों से लगी सीमाएं, हजारों किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क, रेलवे का एक विशाल जाल, घने और दुर्गम जंगल और देश के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम को जोड़ने वाले कॉरिडोर। जिस रास्ते से विकास कदम बढ़ाता है उसी रास्ते से अपराध भी पैर पसार लेता है। यही मुख्य कारण है कि जांच एजेंसियां सालों से मध्य प्रदेश को एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट कॉरिडोर मानती रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या आज भी मामला सिर्फ ट्रांजिट यानी सिर्फ रास्ते के इस्तेमाल तक सीमित है? सच्चाई इसके उलट कही जाती है। अब प्रदेश के भीतर ही नशे की मांग बहुत तेजी से पैर पसार रही है। आंकड़े क्या कहते हैं? कहते हैं भावनाएं केवल बहस करा सकती हैं, परंतु फैसले हमेशा ठोस आंकड़े ही कराते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो तस्वीर चिंता को कई गुना बढ़ाने वाली है। 2019 करीब 3,432 मामले, 2020 3,155 मामले, 2021 4,000 मामले, 2022 4,800 मामले, 2023 3,800 मामले। संख्या में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, परंतु एक बात पूरी तरह साफ है, मध्य प्रदेश लगातार उन राज्यों की शीर्ष पर बना रहा जहां एनडीपीएस कानून के तहत बहुत बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए। इसके 2 पहलू हो सकते हैं। पहला यह कि पुलिस की सख्ती और कार्रवाई बढ़ी है। दूसरा कड़वा पहलू यह भी है कि नशे का नेटवर्क भी लगातार अंदर ही अंदर सक्रिय रहा। इसका सीधा अर्थ यह है कि लड़ाई भी जारी है और खतरा भी उतना ही बड़ा है। आखिर कौन सा नशा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? अगर जब्ती की मात्रा को देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा गांजे का है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों से होते हुए मध्य प्रदेश के कई जिलों तक यह नेटवर्क पहुंचता है। इसके विपरीत एक और क्षेत्र है मालवा, जहां नियम के अनुसार वैध अफीम की खेती की जाती है। मंदसौर, नीमच, रतलाम, ये वो जिले हैं जो देश के लिए औषधीय अफीम का उत्पादन करते हैं। परंतु हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कड़ी सरकारी निगरानी के बावजूद कई बार इसी वैध अफीम के अवैध रास्तों पर चले जाने के आरोप भी सामने आते हैं। और इसके बाद प्रवेश होता है नई पीढ़ी के सबसे डेंजरस जहर का, एमडी यानी मेफेड्रोन। इसे आधुनिक लैंग्वेज में पार्टी ड्रग कहा जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह कम मात्रा में आता है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। यह कुछ ही मिनटों में ऐसा नशा देता है जो पूरी जिंदगी को लील जाता है। बीते सालों में प्रदेश के भीतर कई बड़ी सिंथेटिक ड्रग लैब्स का भांडाफोड़ हुआ। करोड़ों रुपए की ड्रग्स मौके पर जब्त की गई और इन घटनाओं ने साफ संकेत दिया, यह भयानक खतरा अब सिर्फ खेतों भर से नहीं उभर रहा, अब बंद कमरों की रसायनशालाओं से भी बाहर आ रहा है। कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित है? अगर पुलिस की फाइलों, मुकदमों और छापों को देखें तो बार बार कुछ विशेष नाम ही स्क्रीन पर उभरते हैं। इंदौर, भोपाल, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, बालाघाट। इनमें से हर एक जिले की अपनी एक अलग दास्तान है। कहीं पड़ोसी राज्य की सीमा का असर है, कहीं बड़े हाईवे का जाल है, कहीं तेजी से होता औद्योगिक
विस्तार जिम्मेदार है, तो कहीं महानगरों जैसी शहरी मांग इसके पीछे है। कहने का तात्पर्य यह है कि समस्या एक ही है, परंतु उसके पनपने के कारण अलग अलग जिलों में अलग अलग हैं। नशे का पूरा कारोबार चलता कैसा है? कोई भी खतरनाक ड्रग सीधे किसी कॉलेज के गेट तक नहीं पहुंचती, उसके पीछे एक बहुत लंबी और सोची समझी सप्लाई चेन काम करती है। पहले उत्पादन होता है, फिर बड़े दलाल आते हैं, उसके बाद सप्लायर सक्रिय होते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट का नंबर आता है, इसके बाद लोकल एजेंट मैदान में उतरते हैं, फिर पेडलर यानी छोटी पुड़िया बेचने वाले आते हैं, और अंत में खड़ा होता है वो मासूम या भटका हुआ युवक जो कौतूहल में सोचता है सिर्फ एक बार आजमा कर देखता हूं, परंतु वही एक पल उसकी पूरी जिंदगी का सबसे विनाशकारी फैसला साबित होता है। आज के समय में तस्कर नगद रुपयों के लेन देन पर निर्भर रहे, वो दौर बीत चुका है। अब खेल हाईटेक हो चुका है। यूपीआई, क्रिप्टो करेंसी, एनक्रिप्टेड चैट, सोशल मीडिया के सीक्रेट ग्रुप, डार्क वेब, तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, यह काला अपराध भी उतना ही स्मार्ट और अदृश्य होता जा रहा है। सबसे बड़ा निशाना कौन है? इस पूरे चक्रव्यूह का सबसे आसान और बड़ा निशाना है हमारे युवा, खासतौर पे 14 से 25 साल की आयु के बच्चे। कॉलेज की चकाचौंध, कोचिंग के दबाव, पीजी और हॉस्टल का अकेलापन, लेट नाइट पार्टियां, गलत दोस्ती और कुछ नया करने की जिज्ञासा, ये सब मिलकर उन्हें इस दलदल की ओर धकेलते हैं और अंत में ये एक जानलेवा आदत बन जाती है। इस मोड़ पर एक पुराना शेर याद आता है, शुरुआत शौक से होती है, अंजाम मौत पर जाकर रुकता है। डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह नशा सिर्फ शरीर को खोखला करे, ऐसा सोचना गलत है। यह इंसान के सोचने समझने की मानसिक क्षमता को ही बदल देता है, जिसका नतीजा यह होता है कि एक सीधा साधा मरीज धीरे धीरे बड़े अपराधों के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। एक और सवाल आता है कि सरकार और पुलिस क्या कर रही है? अगर सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई की बात करें तो हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी पूरी निष्पक्षता से देखना होगा। प्रदेश की पुलिस, एसटीएफ, क्राइम ब्रांच, एनसीबी, सीबीएन, ये सभी एजेंसियां लगातार आपस में तालमेल बैठाकर बड़े संयुक्त अभियान चलाने का दावा करती हैं। हजारों अपराधियों की गिरफ्तारियां दर्ज होती हैं, करोड़ों रुपयों की अवैध संपत्तियां कुर्क की जाती हैं, लाखों टन ड्रग्स को सार्वजनिक रूप से नष्ट किया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता के सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। सरकारी स्तर पर नशा मुक्ति के बड़े अभियान भी आरंभ किए गए हैं। इन सभी प्रयासों की हम खुले दिल से सराहना करते हैं, बट एक जीवंत लोकतंत्र में व्यवस्था से तीखे सवाल पूछना भी उतना ही अनिवार्य है। अगर पुलिस की कार्रवाई इतनी ही तेज और सटीक है तो बाजार में इसकी मांग लगातार क्यों बनी हुई है? अगर बड़े बड़े गिरोह लगातार सलाखों के पीछे भेजे जा रहे हैं तो उनकी जगह लेने के लिए नए नेटवर्क इतनी जल्दी कैसे तैयार हो जाते हैं? अगर हमारा कानून इतना सख्त और मजबूत है तो फिर अदालतों में दोषियों को सजा मिलने की दर यानी कन्विक्शन रेट और बेहतर क्यों दिखाई नहीं देता? यही वो यक्ष प्रश्न है जिनके सही जवाब आने वाले समय में इस लड़ाई की दिशा और दशा को तय करेंगे। क्या हर नशेड़ी अपराधी है? इस संवेदनशील विषय पर विचार करना जरूरी है। शायद ऐसा सोचना अनुचित होगा। मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक विशेषज्ञों का मानना है कि नशे की लत का शिकार हो चुका व्यक्ति जेल का कैदी बनने से पहले इलाज और सहानुभूति का हकदार है। अगर हम उसका सही ढंग से पुनर्वास करने में असफल रहे तो जेल से छूटने के बाद भी वो दोबारा उसी अंधकारमयी दुनिया में कदम रख देगा। इसलिए अपराधियों के लिए जेल भी आवश्यक है और पीढ़ियों के लिए सही इलाज भी उतना ही जरूरी है। कानून की सख्ती भी अपनी जगह सही है और अपनों की संवेदनशीलता भी उतनी ही अनिवार्य है। मित्रों, नुकसान छोटा मोटा नहीं है, नुकसान बहुत बड़ा है। नशा क्या सिर्फ एक अकेले व्यक्ति की जान लेता है? वो पूरे हंसते खेलते परिवार को तिनका तिनका करके तोड़ देता है। मासूम बच्चों का सुरक्षित भविष्य छीन लेता है।
समाज में चोरी, लूट और हत्या जैसे अपराधों को बढ़ावा देता है, सड़कों पर होने वाली भयानक दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ाता है, हमारी पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक अतिरिक्त बोझ डालता है। और इन सबसे अलग यह हजारों करोड़ रुपयों की ऐसी समानांतर ब्लैक इकोनॉमी, काली अर्थव्यवस्था को जन्म देता है जो देश को खोखला कर रही है। मौत का यह कारोबार आखिर जीत कौन रहा है? कहा जाता है कि हर अपराध के पीछे कोई ना कोई छिपी वजह होती है, लेकिन हर नशे के पीछे एक बहुत बड़ा और क्रूर बाजार काम करता है। और जहां इतना बड़ा बाजार मौजूद होगा, वहां खरीदार भी खिंचे चले आएंगे, बेचने वाले भी गलियां ढूंढ लेंगे और इस काले कारोबार से मुनाफा कमाने वाले सरगना भी सक्रिय रहेंगे। परंतु इस जानलेवा खेल में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जीत किसकी हो रही है? उस तस्कर की, इस जानलेवा नशे की, या फिर हम सबकी इस चुप्पी की? जरा सोचिए, एक होनहार युवक जो कल तक एक सफल इंजीनियर बनने का सपना अपनी आंखों में संजोए हुए था, आज एक नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र के बंद कमरे में बैठा है। एक लाचार पिता जिसने अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई अपने लाड़ले की ऊंची पढ़ाई पर न्यौछावर कर दी थी, वो आज उसी बेटे की जान बचाने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने पर मजबूर है। एक बूढ़ी मां जो हर रात दरवाजे की हल्की सी आहट पर भी चौंक कर उठ जाती है कि कहीं उसका बेटा आज फिर उसी नशे की हालत में तो घर वापस नहीं लौटा। क्या ये किसी सिनेमा की पटकथा है? भाई साहब, ये उन हजारों अभागों परिवारों की असल और सशक्ति हुई कहानी है जो सरकारी आंकड़ों की फाइलों में कभी दिखाई नहीं देते। नशे का यह घिनौना कारोबार सफेद पाउडर या नशीली गोलियों का व्यापार मात्र है, यह मत सोचिए। सच्चाई यह है कि यह अपनों के बीच के भरोसे की क्रूर चोरी है। यह हमारी युवा पीढ़ी के सुनहरे सपनों की तस्करी है। यह मध्यम वर्गीय परिवारों की पूरी आर्थिक रीढ़ पर एक सीधा हमला है। जब एक भी युवा इस नशे का ग्रास बनता है तो उसका सिर्फ स्वास्थ्य खराब नहीं हो रहा भाई साहब, उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट जा रही है, उसके रोजगार के सारे अवसर खत्म हो जा रहे हैं, उसका पूरा परिवार कर्ज के गहरे दलदल में धंस जाता है और कई बार वो खुद को बचाने के लिए अपराध के एक नए और अंतहीन चक्र में शामिल हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इस बात को साफ करते हैं कि नशे की दुनिया में खर्च होने वाला एक एक रुपया इनडायरेक्टली किसी न किसी देश विरोधी अवैध नेटवर्क को अंदर ही अंदर मजबूत कर रहा होता है। गली मोहल्लों के छोटे पैडलर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े सिंडिकेट तक पैसों के लेन देन की यह श्रृंखला अत्यंत लंबी और जटिल होती है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि जब कोई अज्ञानता में नशीले पदार्थ की एक छोटी सी पुड़िया भी खरीदता है तो वो अनजाने में ही सही अपराध की इस पूरी अमानवीय व्यवस्था को और अधिक फाइनेंशियल पावर सौंप रहा होता है। इस शहर का असली सरगना कौन है? एक ऐसा गंभीर सवाल है जो पुलिस की हर बड़ी रेड और हर कार्रवाई के बाद दोबारा हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर पुलिस रोज गिरफ्तारियां कर रही है, अगर जांच एजेंसियां रोज लाखों करोड़ों रुपए की मूल्यवान ड्रग्स पकड़ रही हैं, तो फिर यह काला कारोबार पूरी तरह समूल नष्ट क्यों नहीं हो पा रहा? क्या हर बार केवल मोहरे ही पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं, या इस पूरे साम्राज्य को संचालित करने वाली असली और इनविजिबल फोर्सेस कहीं बहुत दूर ऊंचे सुरक्षित स्थानों पर बैठी हुई तो नहीं है? बुजुर्ग कह गए हैं, नदियां कभी अपने आप नहीं बहा करती, उनके पीछे कोई ना कोई छुपा हुआ स्रोत अवश्य होता है। ठीक उसी तरह बाजार में बिकने वाले नशे की हर एक पुड़िया किसी बहुत बड़े और संगठित नेटवर्क की सबसे आखिरी और छोटी कड़ी मात्र होती है। सामने देखने वाला पैडलर एक मुखौटा है, उस मुखौटे के पीछे बड़े फाइनेंसर, रसायनों की अवैध आपूर्ति करने वाले, ट्रांसपोर्ट की सुरक्षित चेन, हवाला का समानांतर नेटवर्क, फर्जी पहचान पत्र, डिजिटल भुगतान के गुप्त तरीके और कई बार तो राज्यों की भौगोलिक सीमाओं से भी कहीं अधिक शक्तिशाली एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध तंत्र पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहा होता है। मित्रों, आज के इस दौर में अपराध का पूरा स्वरूप ही बदल चुका है। बीते दौर में सौदे अंधेरी और सुनसान गलियों में हुआ करते थे, आज वही सौदे
मोबाइल की स्क्रीन पर केवल एक क्लिक में संपन्न हो जाते हैं। पहले नकदी का भौतिक लेन देन हुआ करता था, अब उसकी जगह डिजिटल लेन देन के बहुत ही ज्यादा रिफाइंड और न्यू वेज उपयोग में लाए जा रहे हैं। पहले हिडन मैसेज कागज के टुकड़ों पर लिखकर आते थे, अब उनकी जगह पूरी तरह एनक्रिप्टेड चैट, कुछ ही सेकंड में गायब हो जाने वाले डिसअपीयरिंग मैसेज, सोशल मीडिया के फर्जी अकाउंट और आधुनिक तकनीक इस अपराध को एक नया पढ़ा लिखा और अदृश्य चेहरा प्रदान कर रही है। परंतु सोचने की बात यह है कि क्या हमारा कानून भी अपराधियों की इसी तीव्र गति के साथ खुद को बदल पा रहा है? क्या हमारी स्थानीय जांच एजेंसियों के पास आज वो मॉडर्न इक्विपमेंट और उन्नत टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जो इन हाईटेक अपराधियों के पास मौजूद है? क्या हमारे प्रदेश के हर एक जिले में आधुनिक फॉरेंसिक जांच की पर्याप्त क्षमता डेवलप हो चुकी है? क्या साइबर क्राइम से फाइट करने वाले हमारे हर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डिजिटल एविडेंस जुटाने का कड़ा और पेशेवर प्रशिक्षण हासिल हुआ है? यही वो बुनियादी सवाल हैं जो आने वाले समय में इस काले साम्राज्य के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई का भविष्य तय करेंगे। मित्रों, कानून की सीमाएं होती हैं। हमारी न्याय व्यवस्था के सामने अपनी कुछ व्यवहारिक प्रैक्टिकल चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं। किसी भी आपराधिक मामले में आरोपी की गिरफ्तारी केवल पहला और प्रारंभिक कदम मानी जाती है। कानून की अंतिम जीत उसी स्थिति में संभव हो पाती है जब अदालत के भीतर अपराधियों के खिलाफ ऐसे अकाट्य और वैज्ञानिक साक्ष्य एविडेंस प्रस्तुत किए जाएं जो टिक सके और जिसके आधार पर माननीय न्यायाधीश दोषी को कड़ी सजा सुना सके। यही मुख्य कारण है बेहतर और निष्पक्ष जांच। बेहतर और निष्पक्ष जांच, वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन, त्वरित फॉरेंसिक विश्लेषण और समय सीमा के भीतर अदालत में चार्जशीट दाखिल करके सुनवाई को पूरा करना, इस पूरी महालड़ाई की सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य कड़ियां हैं। परंतु क्या केवल कड़े कानून के बल पर ही इस जंग को जीता जा सकता है? वैश्विक इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसा सोचना पूरी तरह व्यवहारिक नहीं है। जिस किसी भी समाज में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कम होंगे, अपनों के बीच आपसी संवाद का अभाव होगा, खेल के मैदान सूने पड़े रहेंगे और नशे को एक आधुनिक फैशन या स्टेटस सिंबल मान लिया जाएगा, वहां तस्कर और अपराधी हमेशा अपने लिए नए ग्राहकों की फौज तैयार करने में सफल होते रहेंगे। कुछ लाइनें जो मैंने सुनी थी याद आती हैं। दीवारें ऊंची करने से घर नहीं बनते, दीवारें ऊंची करने से घर नहीं बचते। इस अवसर पर एक प्रसिद्ध और मौजूद लाइनें हैं। दीवारें ऊंची करने से घर नहीं बचते, घर तब बचते हैं जब रिश्ते मजबूत हों। यही सनातन नियम हमारे पूरे समाज पर भी अक्षरशः लागू होता है। अगर हमारे परिवार भीतर से मजबूत और एकजुट होंगे, अगर हमारे स्कूल बच्चों को सिर्फ किताबी पढ़ाई कराने के स्थान पर जीवन जीने की कला भी सिखाएंगे, अगर हमारे मोहल्ले और पड़ोस के लोग अपने आसपास के बच्चों की गतिविधियों के प्रति सजग रहेंगे, तो इन अंतर्राष्ट्रीय तस्करों की सबसे बड़ी ताकत यानी उनका बाजार खुद ब खुद कमजोर होकर बिखर जाएगा। इस महाअभियान में चुनी हुई सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी पुलिस की भूमिका पूरी तरह निर्णायक है। हमारी न्यायपालिका की भूमिका बेहद अनिवार्य है। परंतु इन सबसे ऊपर हमारे समाज की भूमिका सबसे बड़ी और व्यापक है। इसकी वजह साफ है, कानून और पुलिस हर समय हर गली में उपस्थित नहीं रह सकती, परंतु हर गली और हर मोड़ पर एक सजग परिवार जरूर रहता है। आज हमें एक ऐसी नीति की जरूरत है जो पूरी तरह आंकड़ों और रिसर्च पर आधारित हो। इसके लिए हर जिले की परिस्थितियों का एक अलग और सूक्ष्म विश्लेषण करना होगा। नशे के प्रमुख हॉटस्पॉट की पहचान सुनिश्चित करनी होगी। सभी शिक्षण संस्थानों में नियमित रूप से प्रभावी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। हर संभाग में आधुनिक फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना करनी होगी। डिजिटल माध्यमों पर कड़ी निगरानी की आवश्यकता है। पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों की पुलिस के साथ बेहतर और त्वरित समन्वय जरूरी है। और इन सबसे ज्यादा जरूरी बात है, जो लोग इस दलदल से बाहर निकल चुके हैं, उन्हें समाज में दोबारा एक सम्मानजनक
और मुख्य धारा का जीवन प्रदान करने की एक सुदृढ़ व्यवस्था विकसित करनी होगी। महापुरुषों ने कहा है, अंधेरा कभी भी सूरज की ताकत से नहीं डरता, वो तो केवल चारों ओर उजाले के निरंतर फैलने से पराजित होता है। यह नशा भी समाज में फैला हुआ एक ऐसा ही भयानक अंधेरा है, इसे केवल पुलिस के छापों और गिरफ्तारियों से समाप्त किया जा सके, यह संभव नहीं है। इसे जन जागरूकता की मशाल जलाकर ही पराजित किया जा सकेगा। इसे केवल जेल की काल कोठरियों से नहीं डराया जा सकता। इसे भटके हुए युवाओं के मन में एक नई उम्मीद और विश्वास जगाकर ही दूर किया जा सकेगा। इसे केवल धाराओं और कानूनों की किताबों से नहीं जीता जा सकता। इसे पूरे समाज की साझी जिम्मेदारी और एकजुट प्रयास से ही निस्तनाबूद किया जा सकेगा। हमारे सामने कई सवाल हैं। नशा किस गली या किस चौराहे पर छुप कर बिक रहा है, लेकिन इससे बड़ा सवाल तो यह है कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे किस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। आज मुख्य सवाल यह भी नहीं है कि पुलिस ने इस महीने कितने लाख की ड्रग्स पकड़ी है। बड़ा और असली सवाल यह है कि हम सब मिलकर कितनी मासूम जिंदगियों को इस मौत के मुंह से सुरक्षित बचाने में सफल रहे। और शायद यही इस पूरी खोजी पड़ताल का सबसे बड़ा और एकमात्र निष्कर्ष भी है। जब भी कोई एक युवा नशे के इस चंगुल से सुरक्षित बाहर आता है, तो उसके साथ एक पूरा परिवार उजड़ने से बच जाता है। देश का एक अमूल्य भविष्य सुरक्षित हो जाता है और हमारा पूरा प्रदेश आंतरिक रूप से और अधिक मजबूत, सशक्त बनकर उभरता है। मित्रों, सनातन धर्म में योग, ध्यान और प्राणायाम से भी नशे के साम्राज्य से बचने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब हमारे समाज की सामूहिक चेतना और सजगता से इसका खात्मा सुनिश्चित होगा। अब फैसला हमारे हाथ में है। यदि कोई बच्चा नशे की गिरफ्त में है, परेशान है, तो ऐसी ही कुछ सनातन विधियां भी हमारे पास हैं, जिनसे वो पूरी तरह से नशे से मुक्त हो सकता है। संसार की हर एक कहानी का कोई ना कोई अंत जरूर होता है, परंतु कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वे अपने पीछे पूरे समाज के अंतःकरण में एक बहुत बड़ा और तीखा सवाल छोड़ जाती है। मध्य प्रदेश में नशे के इस काले साम्राज्य की इस पूरी विस्तृत पड़ताल के बाद हमने सरकारी आंकड़े देखे, तस्करों का फैला हुआ सिंडिकेट देखा, तस्करी के वो गुप्त रास्ते देखे, पुलिस और जांच एजेंसियों की बड़ी कार्रवाइयां देखी, और इसके साथ ही हमने उन अभागे परिवारों का वो असहनीय और मौन दर्द भी करीब से देखा, जो हर एक दिन अपने जिगर के टुकड़ों के कारण इस धीमे जहर की बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं। परंतु अब यह सवाल किसी एक पीड़ित व्यक्ति या किसी एक परिवार तक सीमित नहीं रह गया है। अब सवाल सीधे हम सबसे जुड़ा है। आखिर इस भयावह स्थिति का असली जिम्मेदार कौन है? क्या केवल वो क्रूर तस्कर? क्या केवल वो भटका हुआ नशा करने वाला युवक? क्या केवल हमारी मुस्तैद पुलिस? क्या केवल हमारी चुनी हुई सरकार? या फिर हम सब का ये मौन समाज? देखा जाए तो सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं वो आकार में छोटी नहीं है। पड़ोसी राज्यों से जुड़ी हजारों किलोमीटर लंबी खुली सीमाएं, अपराधियों द्वारा लगातार बदले जाने वाले तस्करी के नए और अत्याधुनिक तरीके, लगातार बढ़ता सिंथेटिक ड्रग्स का ये केमिकल लोचा, पकड़ में न आने वाला डिजिटल भुगतान का गुप्त तंत्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले हुए खूंखार गिरोह और सीमाओं के पार बैठे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, इन सभी भीषण विपरीत परिस्थितियों के मध्य हमारे प्रदेश में पुलिस द्वारा लगातार बड़े विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। गुप्त सूचनाओं के आधार पर ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं, अपराधियों की धरपकड़ और गिरफ्तारियां हो रही हैं। जगह जगह नशा मुक्ति के सरकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। भविष्य की सुरक्षा के लिए नई और कड़ी रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। प्रशासन के इन सभी सकारात्मक प्रयासों को खुले मन से स्वीकार करना ही सच्ची पत्रकारिता और ईमानदारी है। परंतु इसके साथ ही एक सजग लोकतंत्र में व्यवस्था की प्रशंसा करने के साथ साथ उससे कड़े प्रश्न पूछना भी उतना ही अनिवार्य अधिकार है।
क्या आज हमारे प्रदेश के हर एक जिले में पर्याप्त और सर्व सुविधा युक्त नशा मुक्ति केंद्र स्थापित हो चुके हैं? क्या हमारे हर एक सरकारी और निजी स्कूल में नशा विरोधी शिक्षा को पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया गया है? क्या हमारे हर एक स्थानीय पुलिस थाने को इन हाईटेक अपराधियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक फॉरेंसिक जांच तकनीक और उपकरण सौंपे जा चुके हैं? क्या नशे के इस दंश से पीड़ित होने वाले हर एक असहाय परिवार तक सरकारी सहायता और काउंसलिंग की व्यवस्था समय पर पहुंच रही है? मित्रों, यही वो बुनियादी और जरूरी प्रश्न हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को भीतर से और अधिक मजबूत तथा पारदर्शी बनाते हैं। तो आज इस पेशकश में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आपके कोई विचार हैं, कोई सूत्र हैं, कोई सोर्स है, कोई सूचना है, कमेंट में आप जरूर लिखिए। इन सबको हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।